ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये सारी चीजों की जानकारी होना सरकार के लिए जरूरी है। 2024 में बीजेपी वालों ने 10% मुस्लिम वोट को टारगेट किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूँ। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे मदरसों को लेकर यूपी से असम तक जो महाभारत चल रही है उसके बारे में। एक तरफ यूपी की योगी सरकार मुस्लिम छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके इसके लिए सूबे में गैर मान्यता वाले मदरसों का सर्वे करा रही है। दूसरी तरफ असम में मदरसों के आतंकी लिंक सामने आने के बाद हेमंता सरकार ने ऐसे मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। लेकिन मदरसों पर हो रही इन कार्रवाई से खुद को मुस्लिम हितैषी कहने वाले धर्म के ठेकेदार परेशान हो गए। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की बातें कही जाने लगी। यूपी में योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे करा लिया जाए। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर लीजिए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि मदरसे को चलाने वाली संस्था कौन सी है, कब से चला रही है, यहाँ मदरसे को चलाया जा रहा है, वहाँ इमारत अपनी है, किराए की है, मदरसे में छात्र कितने हैं, छात्राओं की संख्या क्या है, उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का भी सर्वे कर लीजिए। इतना ही नहीं, मदरसों में शिक्षकों की संख्या और छात्रों को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इसकी जाँच भी कीजिए। इसके लिए 10 सितंबर को टीम गठित की जाएगी। 5 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करना होगा, जबकि 28 अक्टूबर को शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन योगी सरकार की इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा सोचिए कौन परेशान हो? वही एक आदमी ओवैसी ने सर्वे शुरू होने से पहले ही इस पर सवाल उठाए। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले ओवैसी संविधान की दुहाई दे रहे हैं और सर्वे को गलत बता रहे हैं। ओवैसी का आरोप है कि ये एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि छोटा एनआरसी चल रहा है। सुनिए एक बार। 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये कौन एंटी नेशनल है? कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। ओवैसी कह रहे हैं भैया आप मदरसों का सर्वे मत कराइए, ये छोटा एनआरसी जैसा है। यूपी सरकार का कहना है कि वो अल्पसंख्यकों के लिए लगातार काम कर रही है। मुसलमान छात्रों की शिक्षा बेहतर हो इसके लिए मदरसों की जानकारी सरकार को होनी जरूरी है। क्या ओवैसी नहीं चाहते कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले, मदरसों के हालात बेहतर हो? लेकिन नहीं, ओवैसी को इस सर्वे पर भी सियासत करनी है। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी भी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। सारी चीजों की जानकारी होना सरकार के लिए जरूरी है ताकि भविष्य की किसी भी योजना में सरकार को ये जानकारी हो कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और हम सब मिलके योगी सरकार जो लगातार माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है इसको और मजबूती मिले, लगातार इस दिशा में उठाए गए कदम है। असम में कई मदरसों में आतंकी गतिविधि संचालित करने के खुलासे के बाद हेमंता सरकार एक्शन में। हेमंता सरकार ने ऐसे मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है और सरकार की इस कार्रवाई पर AIUDF ने सवाल उठाए। AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसने आरोप लगाया कि बीजेपी 2024 को जीतने के लिए मुसलमानों को डराकर उनका वोट चाहती है, इसलिए मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। 100% इसके अंदर राजनीति इन्वॉल्व है। 100% के 2024 के लिए बीजेपी सरकार कम से कम 10% मुसलमानों का वोट उनको चाहिए। अगर वो 10% मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है तो बीजेपी सरकार वापस नहीं आती है।
तो बीजेपी सरकार हर वो कौशल करेगी जिससे मुसलमान डर के और बीजेपी के गोद में चला जाए, उनको वोट दे दे। इसके अंदर ये भी एक पॉलिटिक्स की हमको बू आ रही है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल हो या ओवैसी हो, इनमें से कोई एक बार ये नहीं बोल रहा कि भाई ये मदरसों का टेरर लिंक या वहां जो लोग पढ़ा रहे थे, इमाम थे, उनका टेरर लिंक कैसे निकल आया, उस पर कोई इनके मुंह से कुछ बात नहीं निकली। लेकिन मुसलमान को डराकर 2024 के लिए वोट ले लिया जाएगा। मतलब अगर मदरसे टूटेंगे तो मुसलमान इतना डर जाएगा कि जाके वोट दे देगा। इतना ही नहीं, बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन मदरसों में हो रही आतंकी गतिविधियों पर कब बोलेंगे, इसका जवाब नहीं है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि मदरसों पर एक्शन से 2024 जीतने का मोदी का प्लान है। मदरसा का सर्वे मिनी एनआरसी कैसे हो गया, मदरसा के सर्वे पर महाभारत क्यों। चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मनोज काका प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। मनोज जी, आपके हिसाब से ये जो सर्वे हो रहा है अगर उत्तर प्रदेश में या असम में जो मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, क्या ये मिनी एनआरसी या मुसलमानों को डराने के लिए है? सुशांत जी, जो सर्वे का सवाल है, हर सरकारों को अधिकार होता है कि तमाम तरह के सर्वे करें, लेकिन जब सर्वे के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी कोई विकास और सर्वे के परिप्रेक्ष्य में कोई रचनात्मकता न दिखा करके सर्वे के परिप्रेक्ष्य में और सर्वे के आड़ में कोई धार्मिक उन्माद फैलाने का अगर सरकार का उद्देश्य हो तो निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। अगर सर्वे का ही इतना मन है तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा सुशांत कि उत्तर प्रदेश में स्कूल खुले हुए लगभग 6 महीने हो गए और आज तक भी अभी प्राथमिक विद्यालय के और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पुस्तक नहीं मिली है, अभी उनके कपड़े नहीं मिले हैं। तो अगर आपका शैक्षणिक संस्थानों को या शैक्षणिक संस्थान को बेहतर करने का इतना ही मन है तो मैं ये समझता हूं कि इसका भी सर्वे हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको कब आप भरेंगे? जब उत्तर प्रदेश का नौजवान आपके धार्मिक जुलूसों में आपके राजनीतिक जो मनसा है उसको पूरा करने का जयकारा लगाता है, तब तो आप उस पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। और जैसे वो अपने रोजी रोटी की बात करता है, अपने रोजगार की बात करता है, तो ये बर्बर सरकार उस पर लाठियां चलवा देती है। नहीं मनोज जी, मैं आपकी बात मान गया, शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, कोई कमी है तो उसको एजुकेशन सिस्टम में ठीक कर लीजिए, वो सारी बात ठीक है, लेकिन ये करते हुए मदरसों का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मैंने स्पष्ट कहा सुशांत, अब इसको किस तरह के हिंदी में आपसे व्याख्या करी जाए। मैंने कहा कि हर सरकार को यह अधिकार है कि वो शैक्षणिक सर्वे कराए, वो आर्थिक सर्वे कराए, और कम से कम अगर सरकार सब तरह का सर्वे कराना चाह रही है तो मैं तो कहूंगा कि जातिगत जनगणना का भी एक सर्वे हो जाए इस देश में। मतलब आप खुश हैं मदरसों का सर्वे होने से? मैंने अब सुशांत आपके शब्दों में अपने बात को कहना है। नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर सुन लेना चाहता हूं, देखिए मैं स्पष्ट बात करता हूं, आपसे स्पष्ट सुनना चाह रहा हूं। मदरसों का सर्वे होने से समाजवादी पार्टी खुश है? मैं स्पष्ट रूप से सुशांत आपको बता रहा हूं, आपके माध्यम से देश को बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य मदरसों का सर्वे नहीं है। मदरसे के सर्वे के आड़ में मुसलमानों को और मुसलमान की जो अस्मिता है, जो उसकी मान्यता है, एक धर्म विशेष को बदनाम करने का एजेंडा है। अच्छा, सर्वे में, अच्छा ठीक है, सर्वे में जब ये पूछेंगे सर, नहीं एक मिनट, अभी आपके खत्म करने में लंबा समय लग रहा है ना, मुझे ये बताइए। अरे एक मिनट सुनिए, बहुत सुनिए, अभी कल ही अगर मदरसे के सर्वे में पूछ लिया, अरे एक मिनट सुनिए ना, मदरसे के सर्वे में पूछ लिया कितने छात्र पढ़ते हैं, मदरसे की बिल्डिंग जो है वो किराए की है या अपनी है, या वहां पर टॉयलेट है या नहीं, या सुविधाएं हैं या नहीं, तो इससे मुसलमान की अस्मिता कैसे भंग हो जाएगी? ये उद्देश्य नहीं है ना। अरे आप मान रहे हैं ना बॉस, उद्देश्य क्या है? अस्मिता भंग करने के लिए क्या है, उसमें क्या लिखा है? आपके कहने से कैसे मान लो? आप अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? अपने कार्यक्रम के आप अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में सुशांत क्या बोल रहे थे कि मदरसों का लिंक है इस्लाम से, उससे क्या कहते हैं, आतंकवाद। अरे भैया वो असम में निकला है, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। असम की बात और यूपी की बात आप मिला रहे हैं दोनों को।
असम में निकला है टेरर लिंक, वहां इमाम जो पढ़ा रहे थे। यूपी के सुशांत, तो आपको ये लगता है यूपी में भी अगर सर्वे होगा तो टेरर लिंक निकल आएगा, ये आपको डर है? अरे ये हमको डर नहीं ठीक है शिवम भाई, ये डर ठीक है, मैं सुन लिया, समझ लिया, उसके खिलाफ कड़ी समझ लिया। पब्लिक सुन रही है आपको, वो समझेगी कि समाजवादी पार्टी के मुताबिक अगर मदरसों को अपग्रेड करने के लिए 4 सवाल पूछ लो तो मुसलमान की अस्मिता जो है वो भंग हो जाती है। शिवम जी। सुशांत जी, मैंने एहसान फरामोश बहुत देखे, लेकिन समाजवादी से ज्यादा नहीं देखे, जिन मुसलमानों का वोट लेकर ये यहां तक पहुंचे हैं और उनके साथ इतनी बातें करते हैं। आज अगर उनके मदरसों का मॉडर्नाइजेशन की बात आ रही है तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो उनको टॉर्चर करने की बात है। बहरहाल मैं आगे आकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात असदुद्दीन ओवैसी की है, वो लगातार कहते जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी इस देश के, आज के हिंदुस्तान के जिन्ना 2.0 हैं। 47 से पहले जिन्ना इस देश में खुले तौर पर हंगामा करके दूसरा देश बंटवा लिए, असदुद्दीन ओवैसी आज इस देश में स्लीपर सेल्स, आतंकवाद और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके कानूनी तौर से आर्टिकल 30 का हवाला देकर उनको बचा रहे हैं। बहरहाल वो सुबह से आर्टिकल 30 को बहुत कोट कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यह मदरसा मॉडल जितना भी हुआ है अभी तक, जितनी भी चीजें निकल कर आई है, वो खतरनाक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो रेगुलर हैं, जो सही हैं, उनको चलाया जाए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उनको हटाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 14 तारीख को उत्तर प्रदेश में सैफुल्ला नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया, जो इटावा में 2019 से 20 तक मदरसे में पढ़ा था। उसका काम था गुजरात में और उत्तर प्रदेश में फिदाइन बनाना, यानी कि जो अपने आप को बम के साथ फोड़ लेते हैं। छोड़ दीजिए उसको। अभी 23 तारीख में, अभी कल परसों ही हुआ है, असम में बेदखली प्रोग्राम के तहत जब असम के मुख्यमंत्री ने एक ड्राइव चलाई हुई थी, तो वहां पर 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया जो उसी मदरसे में शिक्षा ले रहे थे। छोड़ दीजिए इसको। गुजरात में इसी तरीके से अब से 2 दिन पहले ही 3 पकड़े गए हैं। एनआईए ने अभी पिछले दिनों देवबंद में एक छापा मारा, जिसमें एक रोहिंग्या को पकड़ा गया जो एक पुराने केस में वांछित चल रहा था, 6ठी क्लास में पढ़ रहा था मदरसे में। अब मुझे आप एक चीज बताइए, मेरे देश पे इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है और आपको माइनॉरिटी अपीसमेंट करना है। लेकिन अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मनोज जी, मैं आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। अभी एक इनिशियल कमेंट ले लेने दीजिए, एक इनिशियल कमेंट लेने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अरे भाई एक मिनट रुक जाइए ना, इतना आप क्यों परेशान हो जाते हैं? जरा 4 सवाल खड़े हो गए। अगर टेररिस्ट पकड़ा जा रहा है, बम बांध के फटेगा सर, तो आप भी मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूं। किसी को बचा के कुछ मिलना नहीं है। आप लोग जिस आदमी को बचा रहे थे सर, वो आदमी को कोर्ट ने सजाए मौत दी है। आपका टेररिस्ट को बचाने का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे पता है, मुझे मत समझाइए। आप एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता के, अरे भाई इससे सुनिए, ये वाला भी आप लोगों का खत्म हो गया। यही बोल बोलकर आपकी पार्टी पिछले 2 बार से चुनाव हार रही है। अपने बात में लॉजिक लाइए, लॉजिक लाइए। आप जिस आदमी को छोड़ रहे थे उसको कोर्ट ने सजाए मौत दी है और आप उसके लिए गए थे लिखने के लिए कि इसको छोड़ दीजिए। आगे बताइए। अरे ठीक है बॉस, अगर 1 मिनट, अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता उस शो में क्यों आए? मैंने बुलाया तो बोलते नहीं आएंगे, तमाशा करने मत आइए। क्या बुलाए तब आए हैं? हाँ तो बुलाए तो नहीं आते ना बॉस। जब आपको लगता है कि एक पार्टी का प्रवक्ता है तो नहीं आना था। बुलाए तब आए हैं। हाँ तो बुलाए तो क्यों आए? क्यों आए? अगर लगता है प्रवक्ता एक पार्टी का, नहीं आते, बोलते नहीं जाऊंगा तुम्हारे शो में। पत्रकारिता का धर्म निभाओ ना। आपसे पत्रकारिता नहीं सीखेंगे, आप नेतागिरी सीखिए पहले, नेतागिरी सीखिए पहले। देश में टेररिज्म फैलाने वालों को छोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं दूसरे को पत्रकारिता सिखाओ। मुझे मत सिखाओ मनोज काका, बैठो चुपचाप, बोलिए। पत्रकार हो मनोज काका, आपको बुलाया था अपने समय पर बोलने के लिए या अराजकता फैलाने के लिए नहीं बुलाया होगा, तो कृपया करके दूसरों को सुनने की भी क्षमता रखिए थोड़ी सी। सुनेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। अरे ऑडियो कम कर रहा है, बोलिए। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की बदकिस्मती यह है कि इस समय सामने नेहरू नहीं है, मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। तो जाहिर है इस देश के लिए किसी भी राज्य में जो भी स्टेप्स लेने की आवश्यकता है वो ली जाएगी। और अंत में मुझे लगता है इसको बिल्कुल भी ना ही तो एनआरसी ना फिर एनसीपीसीआर किसी भी चीज से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर बात बहुत साफ है, इस देश में आतंकवाद न पलेगा न बढ़ेगा। अगर वो कहीं है तो उसको उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। आपको बुरा लगे तो ठीक, अच्छा लगे तो ठीक, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनका प्रश्न यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो हो सकती हैं और वो पद खाली हैं और सरकार शिक्षा को बेहतर करना चाहती है, तो पहले उसको करती। मदरसों को लेकर अगर ये सर्वे हो रहा है तो ये डाउट हो रहा है कि मुसलमान को टारगेट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया था कि इस देश में मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी बुरी है।
अब एक चीज बताइए, इस देश के एक वीकर सेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और वो कोट अनकोट वो उन्हीं का वोट बैंक है और उस काम को बीजेपी कर रही है, तो इनको तो खुश होना चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है तो उनको तो उल्टा खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है। वो खुश इसलिए नहीं है कि मुसलमान अगर अनपढ़ रहेगा तो उनका वोटर रहेगा तो उनकी राजनीति नहीं समझेगा, अगर पढ़ लिख लिया तो देश के आगे बढ़ने में, विकास में, तमाम जगहों में वो देश के साथ रहेगा, यानी कि बीजेपी के साथ रहेगा। तो इस देश का मुसलमान आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ने दीजिए, आपकी ठेकेदारी नहीं है। अतीकुर रहमान साहब, आपके हिसाब से यूपी में मदरसों का सर्वे होना क्या मुसलमानों को टारगेट करने जैसा है? ये छोटा एनआरसी है? क्या मुसलमानों को डराया जा रहा है? क्या हो रहा है आपके हिसाब से, या ये ठीक है? खान जी, हम लोग कम से कम 2 से 3 साल से ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन सरकार हाथ में लेने वाली है। सिर्फ ये एक छलावा बन के रह गया है, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है, कोई इनके पास इसका व्हाइट पेपर नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। और मैं कहता हूं, सिर्फ क्या मदरसे ही ऐसा है जो कि मॉडर्नाइज होना है? क्या यूपी के स्कूल्स की आपको दुर्दशा मालूम नहीं है, कैसे यूपी के स्कूल्स चलते हैं? घोष स्कूल्स की भी आपके पास रिपोर्ट्स आई होंगी कि जो स्कूल 20-25 साल से सिर्फ गवर्नमेंट की फाइल्स में थे, उनकी कोई हकीकत नहीं थी, कोई जमीन नहीं था, कोई टीचर नहीं थे, कोई सिर्फ और सिर्फ फाइल के अंदर आपको जमीन थी, टीचर थे और स्टूडेंट थे। ये घोष स्कूल कहलाए गए यूपी और बिहार की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग मदरसों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की बात करने की कोशिश करते हैं, क्या मदरसों के अंदर इतना बड़ा स्पेशलाइजेशन, इतना बड़ा आपका जो रुख है मुसलमानों के प्रति, क्या ये सही है? क्या हर भारतवासी, हर भारत के बच्चे का ये कर्तव्य नहीं है? क्या ये हर भारतवासी का कर्तव्य नहीं है कि अपने बच्चों के स्कूल के एजुकेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए स्कूल्स की भी बात की जाए? क्या मदरसे ही ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं? तो ये बड़े बड़े सवाल जो हैं, जब तक एक व्हाइट पेपर गवर्नमेंट नहीं लाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तब तक कि हम कैसे यकीन करें? और योगी जी और आसाम के चीफ मिनिस्टर हमेशा से माने जाते हैं कि मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। विश्व शर्मा तो इस्लामिक फोबिक पर्सन है, कैसे यकीन कर ले उनके ऊपर हम? ठीक है, अतीकुर रहमान साहब मुझे एक बात बताइए, आ रहा हूं शिवम जी। अतीकुर रहमान साहब मुझे एक बात बताइए, जब कहीं कहीं किसी राज्य में मान लीजिए इमामों को जो है वो कुछ भत्ता दिया जाता है, तब क्या मुसलमान पलट के पूछता है कि अरे पंडितों को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये इमामों को क्यों दे रहे हो, हमको क्यों दे रहे हो? क्या जब हज यात्रा करने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं तब मुसलमान पलट के पूछता है कि हमको क्यों दे रहे हो, फलाने को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्या जब मुसलमान को दूसरी सुविधाएं मिलती हैं अल्पसंख्यक होने के नाम पर, तब वो पलट के पूछता है कि ये चीज हिंदुओं को मिल रही है या नहीं मिल रही है? या इस देश के अंदर एक वक्फ बोर्ड है जिसके पास वो अधिकार हैं जो किसी हिंदू पुजारी या किसी क्रिश्चियन के पास या किसी सिख के पास नहीं होंगे, तो मुसलमान पलट के पूछता है कि ये वक्फ बोर्ड जो है इसको क्यों ना हटा दिया जाए क्योंकि बाकियों के साथ ये नहीं हो रहा है? लेकिन जैसे ही मदरसे को मॉडर्नाइज करने की बात आती है तो फलाना स्कूल क्यों नहीं करते हो, हिंदू का क्यों नहीं करते हो, क्रिश्चियन का क्यों नहीं करते हो, ये क्यों पूछते हैं? सुशांत जी, जहां तक के वक्फ बोर्ड की सवाल है, बताइए आप कितने भाई अपनी जमीनों को वक्फ करते हैं, डोनेट करते हैं उनकी कम्युनिटी के नाम पर, देश के नाम पर, या कोई भी एक समुदाय के नाम पर? और आप अगर बात कर रहे हैं कि भाई एक समुदाय को लेकर सरकार कोई पॉलिसी बनाना चाहती है, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी कि भाई इक्वालिटी मेंटेन करिए? आप सिर्फ अगर मैं तो वही कह रहा हूं कि इक्वालिटी की बात तब भी करते ना सर, तब तो नहीं की जाती है, तब तो जो आता है वो आने दो। अब जब मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है तो अरे ये तो मदरसों पर हो रहा है। शबनम खान जी, क्या आपके हिसाब से मदरसों को मॉडर्नाइज करने की ये कोशिश है, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है? आपका नजरिया क्या है इस पर? मैं बोल रही हूं कि अगर मदरसों में कुछ अच्छा किया जा रहा है तो इन सब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या चाहते हैं? आपने मदरसों का हाल देखा भी है या यहीं पर बैठकर सिर्फ बात करते हैं? मदरसों में गरीब बच्चों को लाके जबरदस्ती भरा जाता है, फिर उनको अपनी तरह से शिक्षित किया जाता है। अपनी तरह से आप समझ सकते हैं, अपनी तरह से वही दिमाग में भरते हैं और उन गरीब बच्चों के नाम पे रसीदें काटते घूमते हैं। उन गरीब बच्चों को खाना देने को नहीं होता इनके पास, लेकिन ये जबरदस्ती एक एक व्यक्ति की घंटी बजा बजा कर पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं।
ये बच्चों से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप मदरसे को बच्चे से जोड़ रहे हैं कि बच्चा शिक्षित होने गया। आप इनके अपने मोटे पेटों को देखिए, ये अपने मोटे पेट बड़े करने के लिए मदरसा खोलते हैं। ऐसे मैं आपको सैकड़ों मदरसे दिखा दूंगी जहां अपने मोटे पेट किए हुए हैं इन्होंने। बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं और उनको बस वो किताब दे दी है, हिलते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी आपको देश का ज्ञान ना हो जाए, दुनिया का ज्ञान ना हो जाए, आप कहीं देश की मुख्य धारा से ना जुड़ जाए, मुसलमान कहीं इतना दिमागदार ना हो जाए जो ये समझ पाए कि काका भाई ने कैसे लूटा, कांग्रेस ने कैसे लूटा। कहीं ये समझदार हो गया तो वोट बैंक छिटक जाएगा। बीजेपी से डराइए, बीजेपी अगर मदरसों को अच्छा कर रही है तो डरा दीजिए कि अरे बाप रे देखिए आपके ऊपर तो बड़ा अत्याचार हो गया, आपके मदरसे में कंप्यूटर लग जाएगा, ये तो बड़ा गुनाह का काम है। कंप्यूटर अगर मुसलमान सीख जाएगा तो बड़े गुनाह का काम है। कैसी बातें करते हैं? जब राजीव गांधी कंप्यूटर लाए तो महान, और अगर योगी जी कंप्यूटर लगाए तो खराब। ये कैसी भाषा है भैया आपकी? मुसलमान बच्चों की हालत मनोज काका जी वो कह रही हैं कि मुसलमान अगर पढ़ लिख लेगा तो उसको पता चल जाएगा किसने डरा डरा कर उसका शोषण किया। ये असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी चुनाव में मुझे ध्यान है घूमते थे तो कहते थे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने मुसलमानों का बड़ा शोषण किया है। अभी आजम खान साहब जेल में थे तो उनके करीबी भी कहते थे कि आप लोगों को तो बदबू आती है मुसलमानों से। तो ये जो मुसलमानों के लिए आपने किया है ये और सर्वविदित हो जाएगा, फैल जाएगा, इसका डर है वो कह रही है। सुशांत, कई बातें हैं जो शबनम ने बात कही और जो बात शिवम ने कही, इसका भी मैं जवाब। शिवम ने कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले लोग आतंकवादी होते। शिवम से मैं पूछना चाहूंगा कि ये कोई शिवम ने कहा, शिवम नहीं सॉरी सर मुझे नहीं सुनाई दिया। शिवम आपने ऐसा कहा? नहीं मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ शिवम त्यागी क्या आपने कहा मदरसे में पढ़ने वाला हर बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। रिपीट करके जाके देख लेंगे। बड़ा जल्दी ठीक, आप सुन लीजिए। मैं पूछना ये चाहूंगा कि डीएसपी देवेंद्र किस मदरसे में पढ़े हुए थे? तो जो आतंकवाद का, पिशाचता का और किसी भी तरह के अपराध का, सुन लीजिए, किसी भी तरह के अपराध का सुशांत कोई जाति, धर्म और मजहब नहीं होता। जी एक बार वो बोल लें फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक बार उनको बोल लेने दीजिए। बोलिए मनोज जी। सुशांत, पहला तो यह है कि किसी भी अपराध का या आतंकवाद का कोई जात, धर्म या मजहब नहीं होता है, वो एक मानसिकता है। जब अगर सच्चर कमेटी के रिपोर्ट पर इतना मर्माहत है और इतना संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी, जिसके तथाकथित प्रवक्ता भाई आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे देश में 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितने VC मुसलमान हैं? पूरे देश में सेंट्रल सेक्रेटरीट में, केंद्रीय सचिवालय में 89 सचिव हैं, कितने मुसलमान हैं? तो जब उनके हिस्सेदारी की बात, भागीदारी की बात आएगी तब तो आप उनको हाशिए पर खड़ा करेंगे। और आप जैसे जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी देर सवेर लंपट व्यक्ति कह देती है हिंदी में, जिसका मतलब होता है, आप आकर के ऐसी बात, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि पूरे हिंदू मुसलमान की ही नहीं, ये देश जो संविधान की आप बात कर रहे हैं, आर्टिकल 30 की, मैं समझता हूं कि उद्देशिका भी आप पढ़े होंगे। और उद्देशिका क्या है? ये पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्षता का जो दायित्व है वो सरकारों का होता है। तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज पूरे देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप नौजवानों को रोजगार दे दीजिए। आप मुसलमानों के लड़कों के लिए, क्या सभी के लड़कों के लिए एक बेहतर विश्वविद्यालय आजम खान साहब ने बनवाया था, जौहर विश्वविद्यालय, उससे आपको इतनी चीड़ है? हाँ नहीं मनोज जी, आपकी पार्टी में गालियां नहीं, मनोज जी गालियां नहीं, लंपट गाली नहीं है। अभी वो पलट के आपको लंपट बोलेंगे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि भाषाई तौर पर आप वही कर रहे हैं। लेकिन आप सुन लीजिए मनोज जी, सुनिए, नहीं आप किसी को लंपट बोल रहे हैं, वो पलट के आपको लंपट बोलेगा तो बुरा मत मानिएगा। सुनिए मुझे। नहीं सुशांत, अरे मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि फ्रिंज एलिमेंट है। अपने एक स्पोकन को उसने कहा ना, दुनिया में देखा, किसने नहीं देखा, उसने लेटर में कहा। और फ्रिंज एलिमेंट के मायने, भाई भारतीय जनता पार्टी में तो हिम्मत है कि उसको फ्रिंज एलिमेंट बोल दे। आपकी पार्टी में हिम्मत है कि आप जो है, आपके यहाँ का एक सांसद जो है वो तालिबान की तारीफ कर दे और आप उसको बोल दें ये फ्रिंज एलिमेंट है जो तालिबान की तारीफ कर रहा है? आपकी है हिम्मत? नहीं है ना, क्योंकि आपको मुसलमान वोट बैंक दिखता है। सुनिए, मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी में अध्यक्ष मुसलमान है क्या? मत करिए आप। आपकी पार्टी में कोई अध्यक्ष मुसलमान है? मेरे पार्टी में अध्यक्ष मुसलमान हैं। और आपको, हमें लगता है अखिलेश यादव मुसलमान है? अखिलेश यादव मुसलमान है?
अरे कई सारे विंग हैं समाजवादी पार्टी में, आप नहीं जानते हैं क्या? अच्छा, कौन से आप नहीं विंग? जानते हैं क्या? विंग की बात मत कीजिए, मैं कह रहा हूं आपके पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान है क्या? इतना मुसलमान कहाँ है, नहीं है, पूछ रहे हैं। शर्म आ रही है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं कि नहीं आ रही? किस बात के लिए शर्म आए? आप पूछ रहे हैं दूसरे से, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं, आपकी पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान है कि नहीं? आपकी पार्टी में उपाध्यक्ष कितने मुसलमान हैं? चलिए अब अध्यक्ष छोड़ दीजिए, उपाध्यक्ष कितने मुसलमान हैं? मानवता के मसीहा आपके पार्टी, आप मानवता के मसीहा हैं। आपकी पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार का होगा, उपाध्यक्ष भी मुसलमान नहीं होगा। सांसद बना के भेजिएगा किसको और कहेंगे कि दूसरा मुसलमान के लिए क्या करता है और वोट लेने जाएगा मुसलमान का। शिवम जी बोलिए। मजबूरी है। अरे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं आपकी मजबूरी है कि आपको टीवी पर आना था और इसलिए आप आए हैं मेरे इनविटेशन पर। लेकिन अगर आपको लगता है कि गड़बड़ है, आप अभी निकल जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहां बैठ के सर्टिफिकेट मत दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। थैंक यू मनोज काका। मुझे मत समझाओ भाई मनोज काका, तुम मुझे मत समझाओ निष्पक्ष पत्रकारिता क्या होती है। पहले तुम समझो कि पत्रकारिता छोड़कर तुम पहले समझो कि नेतागिरी क्या होती है। गुलाम हो, ओके, वेल डन, ओके, कभी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं। अरे भैया, गुलामी इसको कहते हैं कि एक ही परिवार का नेता प्रेसिडेंट बनता रहे और आप उसके पीछे पीछे घूमते रहे, इसको गुलामी कहते हैं। पार्टी में और शिवम त्यागी बोलिए। वो लगातार बोल रहे हैं मनोज काका। मैं इसलिए आपकी ऐसी भाषा सुन रहा था क्योंकि मैं जब अपने समय पर बोल सकूं, लंपट और लंपटाई और फ्रिंज एलिमेंट की भाषा आपकी है और आपके अध्यक्ष की है, उस पर मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। भाग गए, भागना जाहिर है, क्योंकि और आपने कह दिया उनसे उनका मुसलमान अध्यक्ष, उनका यादवों में भी अध्यक्ष कोई और नहीं हो सकता, उसी परिवार में हो सकता है। तो चाटुकारिता और फ्रिंज एलिमेंट और ये सब उसको कहते हैं। रही बात असदुद्दीन ओवैसी और अभी थोड़ी देर पहले जो बर्क साहब हैं, जो शफीकुर रहमान जो बैठे हुए हैं, वो बोल रहे थे कि हम कैसे विश्वास करें। आप और असदुद्दीन ओवैसी क्लास का वो बच्चा है। सुशांत जी, आपको याद होगा हमारे जमाने में तो अच्छी खासी मैडम पिटाई करती थी बच्चों की, जो बच्चा डंडा लगने से पहले ही गिर जाता था। अरे भाई, कम से कम होने तो दीजिए। सड़क बनाने वाले आए हैं आपके सामने, घर के सड़क बनाने, कह रहे नहीं हमारे के मत बनाओ, दूसरे के बनाओ, हमें ईंट मारोगे आप। अरे होने तो दीजिए, व्हाइट पेपर लाइए, हमें विश्वास नहीं है, आप करने तो दीजिए। अगर कुछ नहीं होगा, अगर कुछ गलत होगा, अगर किसी को परेशान किया जाएगा, अगर किसी की बात नहीं मानी जाएगी, अगर किसी को जबरदस्ती गलत ठहराया जाएगा तो आइएगा बीच में, लेकिन बिना किसी आधार के हमें विश्वास नहीं है। अब आपके विश्वास के हिसाब से ना तो यह देश चल सकता है, ना मदरसे चल सकते हैं। तो मेरा मानना है उनको यह करने देना चाहिए। अतिकुर रहमान जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। जी शिवम भाई, सड़क बनाने में और स्कूल मदरसा चलाने में फर्क होता है, शायद आप जानते नहीं हैं। अच्छा, लेकिन दोनों ही चीज के पहले एक प्रोसेस होता है जिसको विश्वास कहते हैं। सड़क बनाने के लिए भी जब वहां पर लोग पहुंचेंगे तो ये नहीं कहा जाएगा मेरे घर के सामने मत बनाइए, मैं नहीं बनवाऊंगा क्योंकि आप मुझे ईंट मार रहे हैं। कमाल की बात है। उनको सड़क के ऊपर खड़ा हूं, मुझे मौका दे दो। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज पूरी तरह से नहीं सुनाई दे रही। सुशांत जी, हमने देखा कि किस तरह से कर्नाटक के अंदर, किस तरह से पूरे भारत के करिकुलम को बीजेपी ने आरएसएस से भगवाकरण करने की कोशिश की। यहाँ पर शिवम बेटे बोल रहे हैं कि इनके ऊपर भरोसा किया जाए। किस हिसाब से भरोसा किया जाए जब हमको पढ़ाया जा रहा है आज की तारीख में कि सावरकर साहब जब कभी टहलना चाहते थे तो बुलबुल के ऊपर बैठ के टहल के आ जाते थे। उन लोगों पे भरोसा करें कि मदरसे को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। ये आप क्या बात कर रहे हैं? अरे साहब, अच्छा, अतिकुर रहमान साहब, मुझे ये बताइए। अच्छा अतिकुर भाई इतना बताइए। अतिकुर भाई, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं यूपी है कि असम है कि क्या है। अतिकुर रहमान साहब, बाहर आ जाइए। अतिकुर रहमान साहब, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए सर, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। अतिकुर रहमान साहब, क्या मदरसों, अतिकुर रहमान साहब, आप चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम भी करते हैं, मुझे बिना यूपी और असम ये सब सोचे हुए ये बताइए, देश में मदरसों को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है या नहीं? सरकार किसकी है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। सुशांत जी, मैं यूपी और बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। मुंबई के अंदर एक मदरसे के अंदर मैं आपको लेकर जाऊंगा। उस मदरसे के अंदर बच्चों के पास टूथब्रश नहीं है ब्रश करने के लिए, मॉर्निंग में चप्पलें नहीं है उनको पहनने के लिए, वो फटे कपड़े हैं। जब वो आते हैं हमारे सामने तो 10 जगह खुजलाते रहते हैं, इतने खटमलों से भरे बिस्तरों में वो सोते हैं। उन जगहों के ऊपर हमको ताना दिया जाता है कि यहाँ पर टेररिज्म पढ़ाया जा रहा है। कहां से आएगा फाइनेंस? एक मिनट अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर भाई,
नहीं नहीं, अतीकुर भाई मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप मान रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब आप खुद मान रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब आप खुद मान रहे हैं कि इस देश में मदरसों की हालत बहुत खराब है। अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप जिन पर कह रहे हैं कि सर, अतीकुर रहमान साहब मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप मान रहे हैं कि मदरसों की हालत बहुत खराब है। अब जिन पर आप कह रहे हैं कि इन पर भरोसा कैसे करें कि ये मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उन पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए, जिन पर भरोसा किया 70 साल, उन लोगों ने क्या दिया? यही कि 2022 में मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास टूथब्रश नहीं है, उसके पास चप्पल नहीं है, लेकिन आज भी मुसलमान उन पर भरोसा कर लेगा, भले टूथब्रश ना मिले, चप्पल ना मिले। लेकिन जो कह रहा है कि मैं लैपटॉप दूंगा, उस पर भरोसा नहीं है, यह हमारी अस्मिता पर हमला कर देगा। यह क्या कर रहा है मुसलमान इस देश का? मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। सुशांत जी जवाब लीजिए। लीजिए, दीजिए। कोई फैमिली अपने बच्चों को अपनी मर्जी से मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे। मदरसे में सिर्फ मजबूरी में फैमिली भेजती हैं, क्योंकि स्कूल नहीं है, क्योंकि वहां पर उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए नहीं है। इसीलिए बच्चों को मदरसे में दाखिल किया जा रहा है। और माफ करिएगा, मेरे अपने लोग भी मुझे सुनते होंगे, कोई मजहब और धर्म से भी मोहब्बत नहीं है। और सर मैं तो यही पूछ रहा हूं, सर मैं तो यही पूछ रहा हूं कि 70 साल में मुसलमान ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन लोगों ने क्या दिया? तहसीन पूनावाला जी, मुझे यह बताइए, आपके हिसाब से यूपी में क्या मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? या अगर मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? खुद अतीकुर रहमान जो शिक्षा में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, वो कह रहे 2022 हो गया, मदरसों की हालत इतना बद से बदहाल है, लेकिन जो बदलना चाह रहा है उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। सुशांत जी, अव्वल तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया, मैं थैंक यू आपको कहना चाहता हूं कि आपने एक अहम मुद्दा उठाया, क्योंकि आपके और टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से मैं देश के आवाम को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अव्वल, आप जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। वर्तमान सरकार पे और मौजूदा हुकूमत पे इस बात पे भरोसा रखना चाहिए कि वो मदरसे को अगर मॉडर्नाइज करना चाहती है तो इसे वेलकम करना चाहिए, इसका इस्तकबाल करना चाहिए। इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। मुसलमान बच्चा, भारत का बच्चा या किसी भी धर्म का बच्चा हो, वो तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक वो मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर्स में उसको सिखाया नहीं जाएगा। तो अगर मदरसे में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये करना चाहती तो इट शुड बी वेलकम। मैं और एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि महज 4% मुसलमान बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, और मदरसों में बहुत सारे हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इस चीज को हमें जानना चाहिए। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े थे, प्रेमचंद जी उन्होंने मदरसा में पढ़ाई की थी। बहुत सारी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव में सर्विसेज में आज वरिष्ठ पोजीशन पे उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की थी। तो मदरसा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान बच्चे पढ़ते, और मुसलमान बच्चे देश के सिर्फ 4% मदरसे में पढ़ते। तीसरी चीज, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में जो मदरसे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पर जाती है और यहाँ पर मदद करती है, मैं देखता हूँ इन चीजों को। ये मॉडर्नाइज्ड है, यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी है, साइंस कंपलसरी है और कंप्यूटर कंपलसरी। तो अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, जहां पर स्टिग्मेटाइजेशन कभी कभी पॉलिटिकल होता है, जो भाजपा करती है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं दोबारा से कहता हूं, मुसलमान बच्चों के साथ यहां पर हिंदू बच्चे भी पढ़ते, तो इसको स्टिग्मेटाइज ना करें। और इसका एक रास्ता है कि हम मदरसे को और भी स्कूल्स खोले, पब्लिक स्कूल्स, जिसमें इंग्लिश पढ़ाई जाए। जैसे मैं एक उदाहरण से अपनी बात समाप्त करूंगा, छत्तीसगढ़ में 5000 नए इंग्लिश स्कूल्स खोले। अगर हम चाहते कि हमारे बच्चे आगे जाए, ग्लोबल दुनिया में आगे जाए, इंग्लिश पढ़ाना बहुत जरूरी है। सिर्फ हिंदी स्कूल्स ना खोले, सिर्फ इंग्लिश स्कूल्स खोले, जिसकी वजह से वो आगे जा सकते हैं ग्लोबल दुनिया में। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर एजुकेशन और साइंस की एजुकेशन में इंग्लिश ये एक अहम सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश का हम उसमें पूनावाला जी, मैं आपकी, देखिए आपको शो में बुलाता भी इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं और स्पष्ट बात करते हैं जी। मैं ये कह रहा हूं, आज भी 2022 में हम खड़े हैं जी। लोग कह रहे हैं कि भाई मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, अभी भी जरूरत है ही जी। और लोग कह रहे भाई बीजेपी पे कैसे भरोसा कर रहे हो। जो मैं प्रश्न अतीकुर रहमान से पूछ रहा था, जिन पार्टियों ने मुसलमानों का भर भर के वोट लिया, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार में लालू जी की पार्टी हो, इन पार्टियों ने मुसलमानों के मदरसों को आज तक 2022 आ गया, क्यों मॉडर्नाइज नहीं किया? इसका सिर्फ जवाब दीजिए। नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार का मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पे
पिछले 20 सालों में कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही है, जिन सूबों में रही है वहां पर हुआ है। आसाम में भी काफी हद तक मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो इस हद ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकार रही है सर। हाँ, और वहां पे मदरसे नहीं, अरे ये अभी सुनिए, अतीकुर रहमान कह रहे हैं महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे मदरसे हैं कि वहां बच्चों बट वो प्राइवेट मदरसे हो गए। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा, एक होते प्राइवेट मदरसे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चालू करते हैं अंडर आर्टिकल 25 जो उनका अधिकार है, एक होते सरकारी मदरसे। हमें दोनों में अंतर समझना होगा। तो जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, क्योंकि जिनको मैं देखता हूं, अतीकुर रहमान साहब, महाराष्ट्र के सरकारी मदरसों की क्या हालत है? मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। यहां पर सिर्फ कांग्रेस की नहीं, वर्तमान जो सरकार है मोदी जी, उन्होंने ग्रांट बढ़ाया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी ग्रांट बढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अरे पर सर, वही तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ग्रांट बढ़ा दे, बीजेपी जो है वो मॉडर्नाइज करने की बात कर दे, लेकिन कोई ओवैसी, कोई बदरुद्दीन अजमल आकर कह देंगे कि अरे भाई इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो देश के मुसलमान को समझना होगा ना सर, इन नेताओं का बच्चा नहीं जाता मदरसे में, जिसका जाता है उसको रोक रहे हैं ये लोग बेहतर शिक्षा से। ओवैसी और अजमल, मैं आपके चैनल से बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये मेरे पे डेफमेशन का केस करना चाहे तो मेरी जिम्मेदारी, चैनल की पे जिम्मेदारी नहीं है। ओवैसी और अजमल ये भाजपा की मदद करते, देश को पोलराइज करते, और अजमल के बारे में हेमंता बिस्वा शर्मा ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए, मेरा दोस्त है, जिनको टिकट चाहे मैं उनको टिकट दे देता हूं, जिसको अजमल रेकमेंड किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ऑन रिकॉर्ड है। ओवैसी साहब को कभी बीजेपी ने अरेस्ट नहीं किया, कांग्रेस ने अरेस्ट किया। ओवैसी और अजमल बीजेपी की मदद करते पोलराइजेशन करने के। ये दोनों लोग इस देश के लिए खतरनाक है, इनको कोई भी हमें फुटेज नहीं देना चाहिए। ओवैसी मुसलमानों का नेता नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसे नहीं मानते मुसलमान नेता। ये सिर्फ वोट को डिवाइड करता है और जहर फैलाता है। क्या ये सच है कि ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल मुसलमानों के नेता नहीं, और वो क्या बोलते हैं इससे मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुसलमान तो उनका फॉलोअर है। कैसी बातें कर रहे हैं तहसीन भाई? आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो ओवैसी भाई बोल दे मुसलमान आंख मूंद कर उन पर भरोसा करता है। और अभी जो अपराधी मुसलमान है, उनको छुड़ाने के लिए भी अगर ओवैसी जी एक शब्द बोल दे तो उनकी जिंदाबाद लगती है वहां पर। नहीं, लेकिन ओवैसी को अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मान रहा होता तो उनकी सीटें आती यूपी चुनाव में, कहां आई? सीटें आने को आप इससे काउंट मत करिए। सीटें आना ना आना अलग चीज होता है। क्यों? वहां पर समाजवादी पार्टी को सबने वोट किया है, मुस्लिम ने ज्यादातर समाजवादी पार्टी को वोट किया। उसका अलग मेथड है सुशांत भाई। मैं मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ। इन्होंने सारी जिंदगी, आज भी 2022 में जब मुसलमान थोड़ा सा अपना कुछ 2 कदम आगे बढ़ाने की तरफ जाना चाहता है और चाहता है कि बच्चा पढ़ जाए, कुछ बन जाए, मेरा बेटा भी कलेक्टर हो, मेरा बेटा भी। अभी वो काका भाई पूछ रहे थे कि कितने हैं IAS IPS मुसलमान, कितने बने कलेक्टर? अरे भाई आप बताइए, क्यों नहीं बने मुसलमान कलेक्टर या जो भी ऑफिसर का आप नाम ले रहे? क्यों नहीं है मुसलमानों की गिनती? आपने उनको उस काबिल बनने दिया क्या? आपने उनको उस काबिल आगे बढ़ने दिया क्या? आपने तो बस ये देखा कि इनको कैसे भ्रमित किया जाए, इनको भाजपा से कैसे डराया जाए। अभी देखिए भाई भी बोल रहे हैं कि वो तो बीजेपी का सेकंड हैंड पार्टी है। अरे आप किसकी फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड पार्टी है तहसीन भाई? आप तो ना अपने रहे ना किसी के रहे। तहसीन भाई जवाब दीजिए। बीजेपी को का डर दिखाकर वोट तो ले लिया मुसलमान का, उसको दिया क्या इतने साल में? मैं आपकी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी। ठीक है, आप उनका जवाब सुन लीजिए। तहसीन पुनावाला, मैं आपके शो पर सुशांत भाई अपने सर मनवा दूंगा ये, क्योंकि AIM के प्रवक्ता है, इनको बताए कि उनके पार्टी के नाम से मुसलमान निकाल दे। मुसलमान भी तो देश का हिस्सा है ना, भारत से भारत कर देना। मुसलमान रखना क्यों है आपके पार्टी में? आपने मुसलमान नाम क्यों रखा है? और मेरी मम्मी मुसलमान है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आप क्यों मुसलमान का नाम इस्तेमाल करते हो? चलिए मैं और एक चैलेंज आपके शो पे देता हूं। हैदराबाद चलते, सुशांत भाई आप कैमरा भेज दीजिए, इनको हम ले जाते। बताइए कितने सरकारी स्कूल ओवैसी साहब ने खोले? स्कूल खोले ओवैसी साहब ने, प्राइवेट स्कूल, निजी कॉलेज, ओवैसी इंस्टीट्यूट। अरे आपने प्राइवेट कितने खोले? महाराष्ट्र में आए, गुजरात में आए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, सबसे हाईएस्ट जहां पर मुसलमान गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो महाराष्ट्र और गुजरात में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात में 20 साल में क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्यों बिहार में नहीं है? अरे आपको और एक चैलेंज देता हूं, तेलंगाना की सारी सीटें क्यों नहीं लड़ते ओवैसी साहब? क्यों उत्तर प्रदेश जाते? नकली चैलेंज दे देकर मुसलमानों को कर दी है।
आप ठीक है, मैं चैलेंज तो दोगे कहता हूं ना। 70 साल बेहाल। नहीं, लेकिन शिवम त्यागी जी एक बात मुसलमान बताइए। निकाल दीजिए नहीं, ना। अरे चैलेंज अरे देने से क्या होगा? चैलेंज लो शिवम त्यागी कि जी मुझे ये क्या-क्या कमियां बताइए करी आपने। कि आप असदुद्दीन ओवैसी को कुछ भी बोलें कि भाई मुसलमान उनकी सुनता नहीं, लेकिन उनकी रैलियों में आप भीड़ देख लीजिए, जो नारे लगते हैं, जो चीयरिंग होती है, वो आप सुन लीजिए। ऐसा तो नहीं लगता कि मुसलमान उनको नहीं सुन रहा है। सुशांत भाई, आप दर्द नहीं समझ रहे हैं तहसीन भाई का। मुसलमान कांग्रेस से हटकर जैसे जैसे एआईएमआईएम की तरफ जा रहा है, दर्द बढ़ रहा है इनको। आप तो वकील है ना तहसीन भाई, तो अगर आपको ये दर्द है कि जो ये एआईएमआईएम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसमें से मुस्लिमीन हटना चाहिए, तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। आप तो अच्छे खासे इन चीजों को कर सकते हैं, तो करिए। आप मुसलमान हैं। अब मैं तो त्यागी हूं, मैं तो नहीं कर सकता, या हिंदू हूं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन वे आप तो कर ही सकते हैं। दूसरी बात, ये लगातार कहते हैं कि यहां बेहतर हुआ, वहां बेहतर हुआ। सर, आपने दिया मुसलमानों को बहुत कुछ। मैं बताता हूं ना, शाहबानो आप ही ने तो दिया। रेडिकलाइज्ड फ्रिंज एलिमेंट्स के सामने झुक गए आप एक महिला के लिए, और दूसरी तरफ पलट गए, और आप कहते हैं हमने मुसलमानों के लिए इतने किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच में तमाचा तो कांग्रेस के ऊपर ही है, क्योंकि राज्यों में ज्यादातर में सरकारें 15 साल में यूपी में ना होने से मतलब नहीं है। 1938-39 से आपकी सरकार लगातार रही, उसमें क्या होता है? आपने वहां क्या किया? दूसरी बात, 1780-81 में इस देश में पहला मदरसा आया था, हेस्टिंग्स ने, जो कलकत्ता में बनवाया था। 1942-43 तक इसमें देश में मदरसों का हाल ठीक ठाक रहा। आपने जो कहा कि कुछ हिंदू बड़े नेता भी उनसे पढ़कर बड़े हुए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये देश भी मना नहीं कर रहा है, ये सरकार भी मना नहीं कर रही है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है जिसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आज वहां पर 100 में से सबसे ज्यादा प्रतिशत में, अगर पूरे देश में टेररिज्म एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, तो वो वही जगह है। तो मिलकर उसको साफ करते हैं ना, करने दीजिए। आपने अगर कुछ किया होता तो यह हाल नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन से लेकर, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ से लेकर, मुसलमान इसलिए पीछे है क्योंकि आपने उनके लिए कुछ किया नहीं। आज कोई करने की बात करता है तो इसमें भी तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है यही समय है, करना ही चाहिए। और जहां तक बात इस्लामिक स्कॉलर की है, उन्होंने कहा कि हम विश्वास नहीं करते। आपके विश्वास करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह होगा और होना चाहिए। अतिकुर रहमान साहब, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि विश्वास नहीं करते, यही सरकार जब मुसलमान को टॉयलेट देती है तब तो उसको विश्वास हो जाता है। यही सरकार जब उसको गैस का सिलेंडर देती है तब उसको विश्वास हो जाता है। जब उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है तब उसको विश्वास हो जाता है। जब यही सरकार मुसलमान को घर देती है तब उसको विश्वास हो जाता है। लेकिन मदरसों का अगर सर्वे करा ले तो उसको इस सरकार पे विश्वास नहीं होता। ये तो बड़ा अपने हिसाब से, अपने फायदा देखकर विश्वास है। जहां मुझे दे रहे हो मेरा विश्वास है, जहां मेरे से कुछ पूछोगे या लोगे उसमें मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। सुशांत जी, बहुत सारी चीज आपकी मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं एकदम स्पीड के ऊपर हूँ, जहां तक के समझ पाया हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हम ये विश्वास कर रहे हैं कि ये हमारी भारत की जनता की भलाई के लिए है, तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहती हैं। इन्होंने, कांग्रेस ने जिस तरह से 70 साल तक मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, आज हिंदुओं को बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। ये पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी लाइबिलिटीज है। अगर मॉडर्नाइजेशन की किसी को जरूरत है तो वो बीजेपी को जरूरत है या और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरत है। तो मतलब मदरसे मॉडर्नाइज होंगे तो हिंदू वोट जो है वो बीजेपी को चला जाएगा। हिंदू इतना मुसलमानों के लिए आप कह रहे हैं अच्छा सोच रहा है, और आप कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान इस देश में कराया जा रहा है। तहसीन पूनावाला, चूंकि वो सड़क पर है, उनको आवाज साफ नहीं जा रही, मैं सवाल आपको डाइवर्ट करता हूं। मुसलमान को घर मिले तो सरकार पर विश्वास है, मुसलमान को सिलेंडर मिले तो सरकार पर विश्वास है, मुसलमान के अकाउंट में पैसा आए तो सरकार पर विश्वास है, मुसलमान को शौचालय मिले तो सरकार पर विश्वास है। लेकिन मुसलमान जैसे ही उसके मदरसे के सर्वे की बात आए तो इस सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये तो फिर अपना फायदा देखकर अपने हिसाब से चीजें लेने वाली और देने वाली बात हो गई ना सर। नहीं, मैं आपसे इस बात पे भी अग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ। ये तो अगर हम चाहते कि वर्तमान हुकूमत इसे मॉडर्नाइज करे तो बिना सर्वे के कैसे करेगी? उन्हें कैसे पता चलेगा किस जिले में, किस गांव में मदरसा है और यहाँ पे क्या जरूरत है? हर एक मदरसे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती। कहीं पर कंप्यूटर्स की जरूरत होगी, कहीं पर लाइब्रेरी की जरूरत होगी, कहीं पर लड़कियों के टॉयलेट की जरूरत होगी, कहीं पर कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, उर्दू की, हिंदी की टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब तक आप सर्वे नहीं करो, देखिए, हर चीज में ये कहना बस मोदी जी मेरे राजनीतिक दुश्मन है, ऐसे नहीं होता। कुछ चीज संवैधानिक है, देश के संविधान में हमें विश्वास करना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम क्या है पता है? एक और है ओवैसी साहब, एक और ये सब जो मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनको मॉडर्नाइज नहीं करना है, क्योंकि मुस्लिम जितना पीछे रहेगा इनका फायदा होगा। ये ऊँट दिखाएगी।
दूसरी ओर है ये पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिकल पार्टी जिनको सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसे करना है कि ये हमारे दुश्मन है। नहीं, कुछ हमें एक बैठ के कॉमन प्लान होना चाहिए देश के लिए, तो वो चीज जरूरी है। महाराष्ट्र का हमें उदाहरण लेना चाहिए, मदरसे किस तरह से अच्छी रीत से चल रही है, इसे हमें सीख लेनी चाहिए। हर चीज को हमें अपोज नहीं करना चाहिए। पहली बात। तहसीन भाई, ये तो बहुत एक मिनट तहसीन भाई, मुझे एक बात नहीं, तहसीन भाई एक प्रश्न, तहसीन भाई एक प्रश्न, आप ईमानदारी से कह रहे हैं कि भाई ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, विरोधी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक चिट्ठी आई थी सर जी, कई पत्रकार भी थे उसमें, उन्होंने भी लिखा था और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लिखा था। उसमें लिखा गया था कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं ये सरकार मुसलमान के खिलाफ नहीं है। दोनों में से कौन सही है? मैं वो नहीं कह रहा हूं। सरकार पॉलिटिकली मुसलमान को टारगेट कर रही है। प्रधानमंत्री के खुद की, मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण में कहते हैं शमशान कब्रिस्तान, दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है। पॉलिटिकल टारगेटिंग बिल्कुल हो रहा है और वो गलत है। और फिर उनको मॉडर्नाइज्ड मदरसा भी दे देते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक है और वो जो काम है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। संवैधानिक होता तो 2022 तक कांग्रेस ने कर दिया होता। तो कांग्रेस ने किया ना, जिन सूबों में वहां पर किया है। तो आज वो क्या कर रहे हैं? मॉडर्न मदरसों को फिर रीमॉडर्न कर रहे हैं। नहीं, वहां पर रिक्वायरमेंट्स तो बदलती है ना, आपके स्कूल्स में बदलती तो आपको भी पता है। और मैं तो इनकी तारीफ कर रहा हूं सुशांत जी, मैं तो तारीफ कर रहा हूं। अगर किसी ने मुस्लिम्स का बजट बढ़ाया मुस्लिम शिक्षा के लिए, वो वर्तमान सरकार ने। पर ये बात तो चिट्ठी लिखने वालों को, सोनिया गांधी जी को भी पता होनी चाहिए थी सर। तहसीन भाई, आप भी मानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को भर भर के घर मिला है? भर के नहीं मिला है, प्रोपोर्शनेटली मिला है। प्रोपोर्शनेटली ज्यादा मिला है सर, ज्यादा मिला है। मैं तो कहूंगा ज्यादा मिला। मैं यूपी में घुमा था, कई मुसलमानों को पॉपुलेशन 18 चलिए ठीक है, मिला है, बजट बढ़ा दिया, शिक्षा में मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक चिट्ठी आती है कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है सर, ये तो देश के खिलाफ हो गया। नहीं है, नहीं है, दोनों में सच्चाई है। मैं आपको वही कह रहा हूं, पॉलिटिकली टारगेटिंग हो रहा है मुस्लिम्स का, उसमें कोई दो राय नहीं। अरे सर, मैं तो ऐसी पार्टी नहीं देखा जो पढ़ा भी रही है, घर भी दे रही है, खाने को भी दे रही है, और फिर पॉलिटिकली टारगेट करती है। हाँ, मैं उसको समझाता हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल टारगेटिंग में दूसरी ओर पे ओवैसी जैसे लोग, जो जितना डिवीजन होगा इस देश के अंदर, उसमें भाजपा। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। मैं बस इतना चाहता हूं कि देश में हिंदू और मुसलमान दोनों इस बात को पॉलिटिकल पार्टी से उठकर सोचें कि उनका भला कौन सोचता है। अगर इस देश में मुसलमानों का भला करने वालों ने 70-75 साल में मॉडर्न मदरसा नहीं दिया, तो जो मॉडर्न देने जा रहा है एक बार उसको भी देख लीजिए। इतने साल से तो धोखा खाई है, एक बार में और क्या हो जाएगा। राष्ट्रवाद में आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लें।